तो 50 रुपीज जो है वो चार्जेस हैं। ये प्रोसीजर आप देखना चाहेंगे या ज्ञान है? तो देख लो। अरे भाई देख लो, उसमें तो ज्ञान की चीज ही नहीं है। उसमें क्या है, स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, वो देखिए, स्क्रीन की ओर देखें। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट का तरीका बताया जा रहा है कि किस तरह से होगा। पहली स्क्रीन ये रहेगी जिसमें आप आधार नंबर, एनरोलमेंट, रेजिडेंट की ईआईडी नंबर डाल सकते हैं, फिंगरप्रिंट ऑफ रेजिडेंट एंड ऑपरेटर थ्रू सिंगल फिंगरप्रिंट आरडी डिवाइस फॉर फेचिंग डिटेल्स। उसमें क्या होगा कि डिटेल फेच होते हैं ना ऑनलाइन में। उसके बाद क्या है, जब आप रेजिडेंट का ईआईडी नंबर, आधार नंबर, फिंगरप्रिंट लगा देंगे ऑपरेटर का अपना, तो उससे फाइंड आधार टैब को दबाना है, फाइंड आधार। ठीक, नीचे देखिए वो लाल रंग से है ना, सब कुछ लाल में है। तो जब फाइंड आधार हो गया एक बार, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर डाटा आ जाएगा। किसका डाटा आएगा? निवासी का डाटा आ जाएगा, जो आपने डाटा फिट किया था उससे। अब आपने मैच करना है कि भाई जो इसने मुझे डॉक्यूमेंट दिए पीओआई या पीओ के, उससे मैच करता है कि नहीं करता, है ना। सॉफ्टवेयर मतलब जो आपका आधार कार्ड है और जो सॉफ्टवेयर है, दोनों में आप देख रहे हैं कि हाँ भी मैच कर रहा है नहीं कर रहा, और मैच कर रहा है तो अगले कदम की ओर बढ़ेंगे। तो हाँ क्या आती है, दिक्कत क्या आ रही है? अच्छा, केयर ऑफ एक्चुअली पुराना वाला वो है, वो फादर नेम और हस्बैंड नेम नहीं आता उसमें। हाँ, चलिए इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे बाद में, पहले ज्ञान पूरा ले लो, उसके बाद प्रश्न उत्तर का जब सेशन होगा ना, उसमें इस पे चर्चा होगी। हाँ, तो उसमें क्या हो गया अभी, पीओ क्या बोला? हाँ विवेक जी क्या कह रहे हो? अच्छा, मैं कहा लंच बोल दिया, अभी नहीं है। जब आपने एक बार मेल कर दिया पीओआई पीओ डॉक्यूमेंट, उसके बाद लाल रंग में क्या दिखाया उसने, नेक्स्ट टैब दबा दिया। अब आपने जो है वेरीफाई कर लिए डॉक्यूमेंट्स की, भैया ठीक है मिलते जुलते हैं। रेफरेंसेस विंडो ओपन, ऑपरेटर जो है स्कैन करेगा पीओआई पीओ डॉक्यूमेंट जो है, और उसके बाद नेक्स्ट टैब दबा देगा। स्कैनिंग करने के बाद और अटैच करने के बाद डॉक्यूमेंट जो है फोटोग्राफ की विंडो खींचेगी, तो या फोटो ले लेगा और कोई भी रेजिडेंट का एक बायोमेट्रिक आइरिस एक ले लेगा, फिंगरप्रिंट एक ले लेगा, और क्लिक ऑन नेक्स्ट टैब। और उसके बाद जो रिव्यू विंडो आ जाएगी। रिव्यू में क्या होगा, आ जाएगा उसका डाटा। रिव्यू विंडो विल शोकेस द वेरिफिकेशन डिटेल्स, ऑपरेटर टू वेरीफाई द रेजिडेंट डिटेल्स फॉर फाइनल कंफर्मेशन एंड क्लिक ऑन कंफर्म टैब। कंफर्म दबा देगा ना। आफ्टर कंफर्मेशन ऑपरेटर के पास जो है उसकी बायोमेट्रिक अपनी लगा देगा और वेरीफाई बायोमेट्रिक एंड देन क्लिक ऑन सेव। ठीक, और उसके बाद जब ये प्रोसेस डॉक्यूमेंट अपडेट का समाप्त हो जाएगा, तो उस पर स्क्रीन पे आ जाएगा कि जनरेट डिक्लेरेशन रीजनल रिक्वेस्ट कैप्चर्ड सक्सेसफुली विल बी प्रॉम्प्ट ऑन स्क्रीन। ऑपरेटर क्या करेगा, अपना क्लिक प्रिंट रिसीप्ट टैब एंड देन क्लिक ऑन अटैच डॉक्यूमेंट टैब फॉर फाइनल सबमिशन। प्रिंट रिसीप्ट और उसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट फाइनल सबमिशन के लिए। और उसके बाद ऑपरेटर अटैच कर देगा रेजिडेंट की साइंड प्रिंट रिसीट और उसके साइंड इनरोलमेंट फॉर्म, और क्लिक कर देगा सेव टैब के ऊपर। ये सब कर रखा है ना, ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ फिर? और फाइनली जो है उसके ऊपर अंत में क्या हो जाएगा, कंप्लीट इनरोलमेंट फॉर कंप्लीटिंग द डॉक्यूमेंट अपडेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। पैसे तो मिल गए आपको यार, 85 रुपए है लेकिन जीएसटी मिला के। ईसीएमपी ऑफलाइन हाउ, अब देखिए ईसीएमपी ऑफलाइन भी है। ये हमने कौन सा तरीका देखा, ऑनलाइन। वैसे ही ऑफलाइन भी है। दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ एक सिंगल फिंगर आरडी डिवाइस नहीं है, और दूसरा ऑनलाइन मोड में नहीं, तो आप रियल टाइम वेरिफिकेशन नहीं हो रहा डाटा का, हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज द डिफरेंस। तो ऑपरेटर इनरोलमेंट जो है लाइफ साइकिल चेंजेस में जाएगा, क्लिक ऑन लाइफ साइकिल ऑप्शन में जाएगा और सेलेक्ट क्या करेगा, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट। वो देखिए दाई तरफ दिख रहा है, राइट हैंड साइड टॉप में। उसके बाद जो है फर्स्ट टैब में डेमोग्राफिक डिटेल्स, उसमें ये जो है आधार नंबर डाल देगा, उसका निवासी का नाम डाल देगा, जो उसकी फिजिकल कॉपी है उसके हिसाब से। और इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई भी जो है नाम वगैरह चेंज नहीं होने वाला उसका आधार डेटाबेस में। उसके बाद रेफरेंसेस टैब जो है अपलोड, उसमें पीओआई पीओ डॉक्यूमेंट को कर दिया जाएगा। रेजिडेंट जो है अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट देगा, किसमें, ओरिजिनल में, फोटोकॉपी ओरिजिनल में होना चाहिए।
ठीक है। और उसके बाद आप दबाएंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू में आ जाएगा कौन सा वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस से क्या है वो आपने उसको सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद स्कैन द रेजिडेंट के जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन कर दिए, नेम एड्रेस जो आधार कार्ड में थे। उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, फेशियल इमेज एंड बायोमेट्रिक्स कैप्चर करेंगे, जो कि सेम हम उसमें भी कर रहे थे ऑनलाइन में। कोई भी एक एट्रीब्यूट हो सकती है बायोमेट्रिक्स की, राइट लेफ्ट आइरिस, दोनों अंगूठे, फिंगरप्रिंट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जब भी हम इनरोलमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये रियल टाइम बेसिस पे वेरीफाई नहीं होगी। और रिव्यू सेक्शन में केयरफुली चेक करना है आपने जो भी डिटेल्स थे हमारे रेजिडेंट्स के, और उसको फिर क्या करना है, कंफर्म और फिर थैंक यू। चलिए, तो मुझे आशा है कि मैं शायद सफल रहा। एक आध कोई, देखो हर कक्षा में एक ना एक विद्यार्थी होता है जो चैलेंजिंग होता है, तो एक चैलेंजिंग थे आदमी, लेकिन मैं आप सबको बांध पाया। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, बल्कि उम्मीद ही नहीं, कि डॉक्यूमेंट अपडेट जो इसको एक बहुत बड़ा, जैसे आप फील्ड पे जाने वाले हैं, आप 500 लोग कब जा रहे हैं, कल, मतलब कल परसों से जो एकदम से हमारे सिस्टम के ऊपर ओवरलोड कर दोगे आप लोग, है ना। इतना काम आने वाला है, इतना काम आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने वाले हैं। इस नॉलेज को जो आपने यहाँ ग्रहण करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, अपने तक मत रखिएगा, कृपया पास इट ऑन। 2-3-4 लोगों को अवश्य दें, उन 2-3-4 को बोलो आगे 2-3-4 को दें। चेन सिस्टम सुना है ना, कौन सी पिक्चर में था, तो कृपया चेन बनाएं और इसको जो एक मतलब फील्ड में हमें दिखना चाहिए कि अभी हर रोज में जो एकदम से जो हमने ट्रेनिंग यहाँ पे यूआईडी और सीएससी की पार्टनरशिप में आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है, जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसका आप संपूर्ण लाभ उठाएं। तो ये मैं आशा कर सकता हूं आप सबसे। ये ऊपर वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो लंच के वो पहले देख रहे हैं, पीछे हम उतरेंगे। तो आप करेंगे ये काम अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। एक नई ऊर्जा और जोश हमारे अंदर सर ने डाल दिया है, और जाके हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छे नंबर और अच्छा काम करके दिखाएं। और जैसा सर बोल रहे थे, ट्रेनिंग से पहले हम लोग खाने ढक्कन नहीं खोलेंगे हम लोग, ठीक है, वो सीखने के बाद ही हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। तो कुछ और नए सेशंस के साथ कुछ और नई जानकारी लेंगे बिफोर द ब्रेक, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार फिर से मैं सर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से हमें समझाया। अच्छा लगा, बात समझ में आई सबको। तो ये तालियां जो हैं, ये जो स्माइल है सभी लोगों के चेहरे पर, सर प्रूफ है कि आपकी बात उन तक पहुंची और ये जल्दी ही उनके काम में भी रिफ्लेक्ट होगा। अगेन थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन हम लोग बात करेंगे कि जो पेनल्टीज हैं इसमें, ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सारी अच्छी अच्छी बातें नहीं करने आए, थोड़ा सा यहाँ पे हम कान भी खींचने पड़ेंगे अब जो नहीं काम अच्छे से करता है। सो पेनल्टीज भी कुछ लगेंगे इसके ऊपर कि अगर काम ठीक से नहीं होता है, तो उसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ श्री RVN श्रीनिवास सर हैं, डायरेक्टर UIDAI से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके बारे में आपको ब्रीफ करें। इनफैक्ट इसके बाद उनकी टीम भी है प्रॉपर जो आपको और जानकारी देंगे इसके बारे में। सर प्लीज। गुड आफ्टरनून। लंच के पहले ये बहुत टिपिकल समय है, जो नींद आती है, भूख लगती है, सुनने में कोई दिक्कत होती है, इसलिए हमने सोच पोच के पेनल्टीज की सेशन लगी हुई है अभी, क्योंकि जो भी नींद होते हैं ना वो उड़ जाती है एकदम। अभी तक रौटेला साहब और हमारा राकेश सिन्हा साहब बहुत अच्छी चीज़ बताया, और अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ, देर आर 2 थिंग्स आई वुड लाइक टू फ्लैग। पहला क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट में आप किसी प्रकार की स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मत लीजिए। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इज़ नॉट एक्सेप्टेड फॉर डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट। ये डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट हम इसीलिए कर रहे हैं कि जिसका पुरानी डॉक्यूमेंट्स हमारा पास नहीं है, अगर वहाँ भी हम स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट अप्रूव करेंगे तो गलत बात है, उसका पर्यवसान बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए कोई भी डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट में आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मत लीजिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
अभी UIDAI हेडक्वार्टर्स ने बहुत सारा प्रेजेंटेशंस बन चुके हैं आपके लिए, सारी ट्रेनर्स के लिए, सारी ऑपरेटर्स के लिए। उसमें 8 प्रेजेंटेशंस है, उसमें 2 प्रेजेंटेशंस ऑलरेडी सिन्हा जी और राउटेला जी कवर कर लिया है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन है एनरोलमेंट ऑपरेटर, मतलब एक एनरोलमेंट ऑपरेटर किस तरह के एनरोलमेंट करना है, उसमें क्या क्या देखना पड़ती है। लोग क्या होते हैं ना, छोटे मोटे गलती है सर इसमें क्या गलती, वो छोटे मोटे गलती आपके लिए हो सकता है मगर वो छोटे मोटे गलती हमारे लिए बहुत बड़ा बन सकती है। उसके ऊपर आप सब लोग कभी कभी बोलते हैं सर हमारा सस्पेंशन हो गया है, DOE 1 में हो गया है, DOE 2 में हो गया है, बायोमेट्रिक एरर में हो गया। आपको ये सब पता होना चाहिए आपका गलती कितना छोटा है और कितना बड़ा है, इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन है। सेकंड थिंग, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर नाम में चेंज करने पर भी रिजेक्ट हो रहा है। अगर मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं अजय कुमार बनना चाहता हूँ, ये गलत बात है। वो अजय कुमार बन के क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? वो किसी दूसरे के प्रॉपर्टी को भी लेके जा रहा है। ये ऐसा स्थिति है ग्राउंड पे, इसीलिए आप जो भी नाम चेंज कर रहे हैं, मतलब श्रीनिवास से कोई दूसरा नाम से तीसरा नाम, ऐसा हो रहा है कि सोचो उस आदमी को सही डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो सब सोच लो, उसका पर्यवसान बहुत कठिन होता है। दूसरा ये है कि इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाला है। नाम कितने बार कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ कितने बार कर सकते हैं, जेंडर कितने बार कर सकते हैं। अगर इसके पर भी किसी का डेट ऑफ बर्थ बार बार चेंज होता है क्या, मगर कोई आदमी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हम तो वो सोचना पड़ेगा ना। फ्रॉड भी हो सकता है, कभी हमने भी गलती कर लिया होगा ना, आंख बंद करके टकाटक मार लिया हो तो गलत हो गया होगा। देखो जो आदमी आ रहे हैं उनका गलती है या हमारा गलती है, ये भी देखो थोड़ा। उनका प्रॉब्लम क्या है वो एसेस करने के लिए कोशिश करिए। सेकेंड थिंग इज, इसके साथ हमारा QC में बहुत सारा रिजेक्शंस होता है। आप ये समझते होगी जो हम डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड करेंगे वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला वैसा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ से जो भी कागज़ भेजते हैं नीचे पैकेट के साथ, वो सारी बैकग्राउंड में वेरिफिकेशन होता है। मैं आपको बोलता हूँ, मानने न मानो आपका बात है, डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट को इस तरफ आगे साइड उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है। फ़ोन पे बात करते रहे या कोई दूसरे बात करते रहो, उल्टा करके स्कैन करते हैं। मेरे को क्या आता है, वाइट पेपर आता है। ये DOE 1 है, क्योंकि जहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड करना था आपने सफ़ेद कागज अपलोड किया। ये तो एकदम फ्रॉड है। वो आप गलती से भी कर लिया होगा मगर इट हैज़ ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। दूसरा क्या होता है ना, किसी ने POA डॉक्यूमेंट दोनों दिया था आपको, एक के बाद एक स्कैन करना था, वो भी फ़ोन पे लगे हुए हैं, दोनों डॉक्यूमेंट लिया, स्कैनिंग वैसा हुआ कि पहला डॉक्यूमेंट आधा स्कैन हो गया, दूसरा डॉक्यूमेंट आधा स्कैन हो गया। आप जान ही नहीं देते हैं, वो गलत बात है। तीसरी बात यह है कि ये देखो मेरा 10 उंगलियां है यहाँ पे, ये दोनों में बायोमेट्रिक्स नहीं आ रहा है, मगर आप इसको कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ ये एक्सेप्शन है, हम 8 उंगली को ले लेंगे बायोमेट्रिक और इसको एक्सेप्शन मानते। ये गलत है, बहुत बड़ा गलत है। इसका 2 उंगली है यहाँ पे, इसका उंगली नहीं है, वो अलग सी बात है, ये एक्सेप्शन बनती है, मगर ये एक्सेप्शन नहीं बनती है। इसके लिए भी अलग सा तरीका है। अगर किसी का रेजिडेंट आपके पास आया, उनका 2 उंगली का बायोमेट्रिक्स नहीं आ रहा है, उसको कैप्चर करना है तो डेटा, उसका प्रोसेस ही अलग है, मगर क्या होता है ना, इसको एक्सेप्शन में डाल देते हैं। इट इज अ फ्रॉड वंस अगेन, क्योंकि वहां पे उंगली है, आप इसको एक्सेप्शन मान रहे हैं, कहां से एक्सेप्शन आ गया। ये है वन मोर प्रेजेंटेशन ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। इसके बाद क्या होता है, राउटेला साहब ने बताया था कि किसी ने वो आपको फोन पे बोलता है अभी आधा घंटा में आप नहीं करेंगे तो आपका दुकान बंद हो जाएगी, आपका क्लाइंट बंद हो जाएगी। ये सब क्या होता है, आपको मैसेजेस आता है ना क्रेडिट कार्ड्स वगैरह वगैरह में, आगे आधा घंटा में बिजली का बिल नहीं भरेगा तो आपका बिजली काट जाएगी। वो सब फॉल्स है ना, मालूम है ना आप लोग सबको। वैसा ही आपका सिस्टम को कोई एक्सेस कर रहे हैं तो आप एक्सेस क्यों कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये भी नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर टेक्निकल एस्पेक्ट्स, मतलब जो चीज आप करना है, जो चीज नहीं करना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गाइडलाइंस क्या है, उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन है। इन एडिशन टू दैट, जो नीचे ग्राउंड पे लोग होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, आपको लगता है ये बहुत ट्रिवियल है, इंटरनेट केबल उस दिन ठीक से नहीं लगाया होगा, बोलते हैं आधार वाले ने आज सर्वर चालू नहीं किया, मेरे को सिस्टम नहीं ऑनलाइन हो रहा है। वैसा भी स्थिति है ग्राउंड पे।
छोटे मोटे चीज होता है, कभी कभी आपका सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है, एक सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ता है, वो कुछ भी नहीं करते हैं, बोलते हैं आज आधार का सर्वर काम नहीं कर रहे, वो गलत बात है। ये छोटे मोटे, बहुत छोटे मोटे चीज है जो हम मोबाइल सब लोग यूज करते हैं, अगर कुछ हैंग हो गया तो रीस्टार्ट करेंगे तो काम करते हैं। वैसा कुछ चीजें हैं जहां पे आपको ध्यान दे के जो आपको 5-10 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मगर क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि ये गलत हो गया कुछ, आज सिस्टम नहीं चल रहा है, ये भी गलत है। इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, मतलब आपकी क्लाइंट को कैसा देखना है, उसमें छोटा मोटा प्रॉब्लम्स आ गया तो कैसा करना है। तीसरा प्रेजेंटेशन ये है कि आपको हर दिन जीपीएस आपको सिंक करना होता है, मगर क्या होता है ना, कभी कभी जल्दीबाजी में आप जीपीएस कनेक्ट करने के टाइम पे उसका जो समय देना है 30 सेकंड या 15 सेकंड का टाइम देना है, आप नहीं देते हैं। आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आता है 00 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ पे है, इक्वेटर पे है, वो इंडिया में है क्या? जो उस दिन आपने मान लो 300 पैकेट्स कर लिया, 200 पैकेट्स कर लिया, सब खराब हो गया क्योंकि ये इंडिया में नहीं हुआ है। हमको ये मानता है कि हमारा इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आएगा तो हम प्रोसेस करेंगे, मगर आप 00 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले ले या कोई दूसरे जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सब क्या होता है ना, जल्दबाज में होता है। ऐसा काम बंद करिए। थोड़ा सा 2-3 मिनट का टाइम दे दिया तो सब लोग ऐसा नहीं कर रहे, 1% 2% ही लोग करते हैं वैसा, वो भी जानबूझ के नहीं करते हैं। जहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है वो नहीं देगा तो ये ऐसा छोटा मोटा एरर्स होता है। ये आपके लिए भी कष्ट है, जो आपके पास काम करने के लिए आया था उसका भी कष्ट है। ये बोलेगा अगर इसके शॉप में जाएंगे तो कभी भी मेरा आधार नहीं आता है, ये भी फैला जाता है तो आपके पास कोई भी नहीं आता है। देखो छोटा सा चीज कितना महंगाई पड़ जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल प्रेजेंटेशन, मैंने इतना सारा बोल दिया, मैंने DOE1 एरर, नाम क्यों नहीं चेंज करना है, जेंडर क्यों नहीं चेंज करना है। कभी कभी क्या होता है ना, आपको मालूम है उसने गलत डॉक्यूमेंट लाया हुआ है, वो बोलता है जबरदस्ती करता है आपके ऊपर ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो, आप करते हैं, मगर अगर वो आदमी सही नहीं है तो उसका क्या होता है, उसका रिपरकशन ज़्यादा होता है, आपको देखना पड़ेगा इसको देख कैसा होगा। सो उस स्थिति में क्या क्या कंप्लेन, अगर जानबूझ के किया या आपने जबरदस्ती में किया, अगर कहीं वैसा गलती काम हो गया तो व्हाट इज द रिपरकशंस, मतलब आपके ऊपर क्या क्या पड़ सकता है। ये डराने के बात नहीं है, आपको ये सब मालूम होना चाहिए। शायद अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, इसलिए हम बता रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि आप सबको ट्रेनिंग होना चाहिए, ये ट्रेनिंग के पार्ट है, या किसी को डराने का या घबराने का बात नहीं है, वैसा मत सोचिए। अगर आप आधार सिस्टम में काम कर रहे हैं, 3 एक्ट्स आर एप्लीकेबल। फर्स्ट इज आधार एक्ट, सेकेंड इज IPC इंडियन पिनल कोड, थर्ड इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये तीनों एक्ट के ऊपर FIR डाल सकते हैं अगर गलती बहुत बड़ा है तो। ये किस तरह का गलती हो सकते हैं? पहला वाले अनऑथराइज्ड ऑपरेटर, अगर किसी सेंटर पे, आधार सेंटर पे आपका बॉस बाहर जाते हुए आपको गम्मी फिंगर दे के जाते हैं, वो यूज करते पकड़े गए तो सेक्शन 36 एंड 42 ऑफ आधार एक्ट, सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट, सेक्शन 419, 420, 468, 471 IPCR चालू हो सकता है। ये इसके कुल मिला के 14 साल हो सकता है। तो ये ऐसा कभी सोचना मत, मतलब अगर किसी ने भी आपको बोलेगा अरे यार मैं भाई 1 घंटा के लिए बाहर रहा हूँ, ये गम्मी फिंगर ले लो, काम करो, मना कर लो, बिल्कुल मना कर लो। वैसा काम बिल्कुल ही नहीं करना है, सोचना भी नहीं है। आपको कभी कभी क्या होता है ना, आपको CSC सेंटर होता है कई सेंटर पे, उस दिन घर में कुछ शादी है, कुछ काम है, क्या करते हैं, हाँ यार सिस्टम लेके घर में करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। हमको सब पता चलता है आपका सिस्टम कहाँ होना है। आप सुबह सुबह GPS सिंक करते हैं ना, तब मेरे को पता चलता है आपका सिस्टम कहाँ पे है। वो सिस्टम से मैं सोचता हूँ ये यहाँ पे है या कहीं दूसरा जगह काम कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे आप काम करना चाहिए वही काम करना है। अगर सिस्टम लेके घर में करो या राजस्थान ऑपरेटर जाके दिल्ली में काम करो, दिल्ली वाले जाके जम्मू कश्मीर का काम करो, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर उस तरह का काम करेगा तो फिर से उसके ऊपर ये सारी सेक्शंस चालू हो सकता है, ये सब मत करना है। नेक्स्ट वन इज ECMP क्लाइंट ऑपरेटर कॉम्प्रोमाइज्ड। ये देखो अभी बोल रहा हूं मैं, आप किसी को आपका रिमोट डेस्क दे दिया,
आपने आपका सिस्टम को कॉपी कर लिया, इसमें आपको कोई दोष नहीं है, गलती नहीं है, मगर क्या हो गया, आप उसका पार्टी बन गया। आप वो सिस्टम का आपका सिस्टम्स डिटेल्स लेके कहीं दूसरे जगह सिस्टम चल रहा है, उसको जवाब कौन देने पड़ेगा? आप लोगों को ही देना पड़ेगा। किसने बोला आपको देने को? आपने उस समय क्यों नहीं सोचा था ये सिस्टम देना है, ये सही आदमी है, गलत आदमी है, कौन है, सोचना पड़ेगा ना उस वक्त। वो भी नहीं करेगा तो भी उसके ऊपर भी इतना सारा सेक्शंस लागू हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत लोग आते हैं, किसी ने, मैं आपके पास आया था, मैं अपना POA डॉक्यूमेंट्स आपको दिया था, आपने मेरा आधार पैकेट बनवाया था। अगर आप उस समय एक एक्स्ट्रा जेरोक्स कॉपी निकला या किसी को आपकी पास जो भी रेजिडेंट्स आ रहे हैं उसका आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर कर लिया, वो बहुत बड़ा गलत है, वैसा मत करिए। सेक्शन 37 ऑफ आधार एक्ट इज एप्लीकेबल इन सच केस। मतलब आपके पास कोई भी आ रहा है आदमी, उनका जो भी डिटेल्स है, वो पर्सनल डिटेल्स है या एड्रेस डिटेल है, जो कुछ भी है वो किसी के साथ नहीं शेयर करना है किसी भी स्थिति में। वो RO पूछेगा, RO को बोलना पड़ेगा, इसके मतलब नहीं है RO को नहीं बोलेंगे, नहीं, जब इंक्वायरी आएगा RO को बोलना ही पड़ेगा। मतलब आपस में किसी दूसरे के साथ वो किसी का डिटेल्स नहीं शेयर करना है। अभी तक सर ने बताया कि फोन करेंगे हम, अगर 5 लोग बोलेगा कि हाँ ये ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, हाँ हो जाएगा, डिसएसोसिएशन हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, फाइनेंशियल पेनल्टीज लग जाएगी। ये सब क्यों करना है? जब आपको सरकार ने नोटिफाई किया था इतना ही पैसा लेना है, उतना ही पैसा ले लीजिए ना। अगर एक भी रुपए ज्यादा ले लिया उसके पर्यवसान के ऊपर, ये देखो सेक्शन 42 ऑफ द आधार एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट। ये सब सेक्शंस, इसका सजा वगैरह वगैरह सब आपकी आधार का जो किताब है ना, छोटा किताब है ना, उसमें सारी इसका इंफॉर्मेशन मिला है। ये देखो, appropriating the identity of an Aadhaar number holder by changing or attempting to change the demographic or biometric information of an Aadhaar number holder। ये मैं वो ही बोल रहा हूँ, किसी दूसरे का आधार व्यक्ति का, मान लो मेरा नाम श्रीनिवास है, मेरा, आपको मालूम है मेरा नाम श्रीनिवास है, कोई मैं आके आपको बोला अरे यार मेरा नाम श्रीनिवास से कुमार राकेश सिन्हा कर लो, मैं कुछ काम करना है उसके नाम पे बोल के बोलेगा, तो आप उसमें पार्ट मत लेना। वो सारी वैसा ट्रांजैक्शंस को, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है, उसको एंकरेज मत करो और से स्ट्रॉन्ग ऑन सच ट्रांजैक्शंस एंड डोंट एंकरेज सच ट्रांजैक्शंस, उसका बहुत बड़ा असर हो जाता है। दूसरा यह है कि प्रिटेंडिंग टू बी एन एजेंसी अनऑथराइज्ड टू कलेक्ट आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन ऑफ ए रेजिडेंट। आप CSC पहले था, अभी किसी के कारण से आपका डिसकंटिन्यूएशन हो गया है, आप लोगों को ये मत बताना कि हाँ अभी भी मैं आधार का ऑपरेटर हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, आपका ये करवा सकता हूँ, वो करवा सकता हूँ बोल के मत बताना। अगर वो भी करेगा वो भी गलत है, उसका भी पेनल्टी 3 साल की है सजा है और 10,000 की पेनल्टी है। और दूसरा ये है कि इंटेंशनली ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग एनरोलमेंट ऑथेंटिकेशन टू अनऑथराइज्ड पर्सन। मतलब आप पहले भी वही बताया था, किसी के साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो 3 साल की सजा और 10,000 का पेनल्टी, कभी कभी 1 लाख की पेनल्टी भी हो सकता है कि कंपनी के ऊपर, अगर कंपनी इन्वॉल्व है तो उसमें। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी, मतलब कोई दूसरा की तरफ से कंप्यूटर के साथ कोई सॉफ्टवेयर, डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर यूज करके जो भी करेगा वो सब ऑलरेडी एक्ट में इंक्लूडेड है। अगर कोई भी इसमें जानबूझ के या गलती से भी आप इसमें इन्वॉल्व हो गया तो इसका पर्यवसान बहुत अलग सा है। इसलिए अब जो भी इंटेंशनली और इंटेंशनली डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटीज। अगर जो भी टैंपरिंग ऑफ डेटा करना चाहते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ मेरा है 2005, मैं आपको बोलता हूँ 2010 करवा लो भाई, अगर वो कुछ प्रोसेस में कुछ करना शुरू कर लिया, वो भी बड़ा imprisonment up to 10 years in such cases, वो वैसा मत करिए। Unauthorized use of identity information of an individual by requesting entity or offline verification, ये क्या है ना, कभी कभी सर ने सुबह बताया था ना, एक आइडेंटिटी कैसा पता होना चाहिए, QR कोड स्कैन करने से उनका आइडेंटिटी पता चलेगा। अब QR कोड स्कैन करके कोई दूसरे वाले को ये मत बताना इनका इन्फॉर्मेशन डिटेल्स क्या है, जिसका चाहिए वो करेगा, आपका नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है वो। फेलिंग टू कंप्लाई विथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आधार एक्ट, मतलब CSC के ऊपर आपके बहुत जिम्मेदारी है, आप CSC के लिए काम कर रहे हैं, मतलब इसके आपके ऊपर भी बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं। आप अगर वो कंप्लाई ना करेगा तो उसके ऊपर भी पेनल्टीज होता है।
इन एडिशन ऑल दीज थिंग्स, कोई भी तरफ का एक्सप्लिसिटली नहीं डिफाइन किया हुआ है, कोई भी गलतियां है जिसमें एक्शन करना है उसका भी इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट है। ये आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, इसमें कष्ट भी होते हैं और हमारा इसके लाभ भी होते हैं। लाभ हम सबको मालूम है, कष्ट और नष्ट भी सबको मालूम होने से क्या होता है, हम ठीक से काम कर पाएंगे। जो हम सोचते हैं छोटे मोटे गलतियां हैं वो छोटे मोटे नहीं होते हैं, उसका असर बहुत अलग सा होता है। अब तक तो मैं आधार एक्ट का पेनल्टीज बताया था, आधार एक्ट के साथ आईपीसी पेनल्टीज भी चालू होता है कभी कभी। पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अगर किसी ने स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दुकानदार वाले से ये करके, हाँ वहाँ जाके स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट लेके आइए आपका आधार अपडेट बन जाएगी बोलेगा, वैसा एंकरेज करेगा तो वो भी अलग सी बात है। Whomsoever is party to criminal conspiracy to commit an official offense punishable with death or rigorous imprisonment, कुछ भी हो सकता है। जब पढ़ लीजिए, अंग्रेजी पढ़ लीजिए, ये सब इंटरनेट में भी आपको मिलता है, आपको बस ध्यान देना है। अगर इसके ऊपर आप गलती करेंगे तो उसका पर्यवसान क्या होता है। सेक्शन 419 पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनेशन, अगर आप किसी का नाम लेके जाके आधार में अपना डिटेल्स अपडेट करके, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं श्रीनिवास हूँ, राकेश कुमार सिन्हा बनना चाहता हूँ, वो चीटिंग है। अगर वो भी आप भी जानबूझ के या बिना जानबूझ के भी आप उसमें शामिल हो गया, उसका पर्यवसान सीरियस होता है। 420 ये सबको मालूम है, 420 का केस क्या होता है, गलती जो भी किस तरफ की भी गलती करेगा तो वो 420 में आता है। 467 फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मतलब आप फोर्जरी करो या डॉक्यूमेंट को, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जब आशीष हमारा क्यूसी मैनेजर वो यहाँ पे है, लंच के बाद वो एक क्यूसी के ऊपर कौन सी एरर्स होती है वो सब बताते हो। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट लेके एक आदमी आता है, मगर बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ में व्हाइटनर लगा के डेट ऑफ बर्थ चेंज किया है, मतलब डॉक्यूमेंट इज टैम्पर्ड। उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, मगर लोग देखते ही नहीं है, जान नहीं देते हैं, वो स्कैन करके अपलोड करते हैं, वो DOE 1 में आते हैं। मतलब जो गलती कर रहे हैं उनके साथ आप उनको सहायता कर रहे हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट में जब व्हाइटनर लगा के डेट ऑफ बर्थ और नाम चेंज किया हुआ है, आप उस डॉक्यूमेंट को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। ये भी 468 वही पे फोर्जरी, द इंटेंशन ऑफ द फोर्जरी इज फॉर चीटिंग, उसके लिए पनिशमेंट है। 471 यूजिंग ए जेन्युइन फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब आपको ये मालूम है ये जेन्युइन रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी आप यूज कर रहे हैं इसको आधार जनरेट करने के लिए। सर ने बताया था ना सुबह 11% आपका रिजेक्शन हो रहा है, मतलब आप 10 लाख ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसमें 1,10,000 ट्रांजैक्शंस आर गेटिंग रिजेक्टेड, उसमें 9% ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर रिजेक्टेड फॉर वांट ऑफ द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स। आप लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स से नहीं करते हो, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेके करते हो, दैट इज अ सीरियस ऑफेंस। इन एडिशन टू दैट, जो मैंने बोला था ना, वो व्हाइट पेपर स्कैनिंग, ड्यूअल स्कैनिंग ऑफ 2 पेपर्स एक साथ, जो टैम्पर्ड डॉक्यूमेंट, कभी कभी नाम में गैजेट नोटिफिकेशन भी एडिटिंग कर रहे हैं एडोब फोटोशॉप के साथ। अगर कोई भी आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं, आप देख लो वो सही है कि नहीं है, क्योंकि लोग उसके भी फोटोशॉपिंग करके आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से रहिए, वो बहुत बड़ा ये पंगा हो जाएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रकार के डॉक्यूमेंट लेके आपके पास आ रहे हैं, स्पेशली नेम चेंज, डेट ऑफ बर्थ चेंज, जेंडर चेंज का कोई भी आ रहा है, अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं और उनका एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस में आ रहे हैं, मतलब उनका इंटेंशन सही नहीं होगा। कभी कभी आप देख लीजिए उनका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि सर ये डॉक्यूमेंट से मेरे दुकान में नहीं होगा, मेरे सेंटर में इसका अपडेट नहीं चलेगा। सीधा बताइए, कोई गलती नहीं है उसमें। मगर आप जहाँ आप फील होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट करने से मेरे को कोई अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ डाउटफुल लग रहा है, सस्पिशियस लग रहा है, आप उससे दूर रहिए ना, उसमें इन्वॉल्व ही मत हो जाइए उसमें। नाउ हमने अभी तक आधार एक्ट का कानून का सेक्शन सुन लिया, आईपीसी का सेक्शन सुन लिया, अभी है आईटी एक्ट। ये तीनों एक्ट एक ही साथ लागू होता है। अगर किसी ने गलती किसी प्रकार की भी कर लिया तो तीनों एक्ट एक ही साथ लागू हो सकता है। सेक्शन 65 टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब वही है, कंप्यूटर में स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं, वही है। सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस,
ये वही है कंप्यूटर के साथ, अगर किसी ने डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बनाया उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी एक सेक्शन है। पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस। आप कभी कभी देख लिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में या यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, आप मेरे को 500 रुपये दे दो और मैं आपका DO भी अपडेट करवा लेता हूँ, मैं आपका आधार कार्ड PVC कार्ड बनवा के दे देता हूँ। बहुत सारे वेबसाइट चलता रहते हैं, उसमें आप प्रमोट मत करिए। आप उस वैसा मैसेज कुछ भी आया आप RO को रिपोर्ट करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। वैसा कोई फेक वाला वेबसाइट या SMS या व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज चक्कर मार रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी है RO को इन्फॉर्म करने के, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करके उसके जो भी एक्शन लेना है वो करेगा। जब तक आप नहीं बताएगा तो, क्योंकि हमको भी सारी चीज़ें नहीं मालूम पड़ता है, आपका जिम्मेदारी भी है हमको बताना है ऐसा काम चल रहा है सर, इसको थोड़ा देख लीजिए सर, ये डाउटफुल केस है। दिस इज वन मोर सेक्शन। अनदर सेक्शन इज 66B, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। अगर किसी ने आपको बोला है कि ये आधार किट, आपको मालूम है आधार किट जिम में मिलता है, अगर किसी ने आधार किट कहीं दूसरे जगह से लेके आपको बोल रहे कि ये 1 लाख का किट है मैं आपको 10,000 में दूंगा, लेके काम कर लो, मत करो वैसा, वो भी इसमें पड़ सकता है। सेक्शन 66C, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। मैं वही बोल रहा हूँ ना, श्रीनिवास बन गया अजय कुमार, वो तो अलग सी अब आइडेंटिटी थेफ्ट की बात है। वो मेरा आइडेंटिटी बदल रहा हूँ, किसी का आइडेंटिटी लेके किसी को दूसरे को दे रहा हूँ, कोई डेथ पर्सन का आइडेंटिटी लेके कोई दूसरे को दे रहा हूँ, ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा। पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन यूजिंग कंप्यूटर सोर्स, बस वही है, कोई कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट लेके, कंप्यूटर के हिस्सा लेके हमने किसी का आइडेंटिटी चेंज करने का, बदलाव करने का कोशिश किया तो दैट इज़ अ वेरी पनिशेबल, सीरियसली पनिशेबल ऑफेंस। बस इतना ही है। आप